है उसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये पेंशन के लिए ही बना ही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईपीएफ जो है इंप्लॉयड के लिए 1952 से बना हुआ है और जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है 1968 में। यानी पीपीएफ जो आया था ये आम पब्लिक के लिए प्रोविडेंट फंड वो 1968 में आया था और इंप्लॉयड के लिए 1952 में आया था। और ये 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम आया। ये कहा गया कि भैया इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल का लड़का है अगर वो भी सोचता है कि बुढ़ापा में हमको पेंशन मिले तो 18 से 65 साल का आदमी कोई भी, ये ऑप्शनल है, वो हिंदुस्तानी रहना चाहिए, वो इसमें खुलवा सकता है। लेकिन इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा क्योंकि इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 60 साल तक इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी आपको इसमें 60 साल तक पैसे डालने हैं। अब इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल बाद शादी पड़ गया, बाल बच्चों का इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन में डालना है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पैसा निकालना है तो इसी में है। इसकी लिक्विडिटी एकदम लो होती है, ये आपको जल्दी पैसा निकालने नहीं देता है सब। जबकि देखिए अगर आप पीपीएफ देखिएगा या ईपीएफ देखिएगा, यानी इन दोनों प्रोविडेंट फंड में, तो पार्शियल विड्रॉल थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल बहुत ही टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब आप कभी भी इसमें पैसा डालते हैं ना तो कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है और कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है। तो कंपनी कमाती है और आपको ज्यादा पैसा दे देती है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें क्या करते हैं, रिस्की होता है। इसमें भी आपको डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कर्जा लिए रहेंगे आपके एनपीएस अकाउंट से आपको पैसे नहीं काटे जाते हैं। ये भी टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट। इसमें लगभग आपको 10% रिटर्न मिल जाता है, 10%। जबकि आप याद कीजिए जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड था आम पब्लिक के लिए, उसमें मैक्सिमम जो मिल रहा था आपका 8% था। इंप्लॉयड के लिए जो प्रोविडेंट फंड था ईपीएफ, उसमें 9% मिल रहा था मैक्सिमम, इसमें 10% मिल जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ईपीएफ पीपीएफ जो आम पब्लिक के लिए, यानी हो गया प्रोविडेंट फंड बुढ़ापा के लिए, तो पीपीएफ में मिला था आपका मैक्सिमम 8%, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 9% और नेशनल पेंशन स्कीम में 10%। यानी पीपीएफ से अच्छा ईपीएफ, सबसे अच्छा एनपीएस। यानी अगर आप सोचते हैं भविष्य निधि के लिए तो सबसे बेटर आपके लिए एनपीएस है। लेकिन ये सब के सब आपको कहने के लिए है। आप देखिएगा तो हर साल महंगाई भी लगभग 8 से 10% बढ़ जाती है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप समझिए उस समय तक तो उतनी महंगाई मिलके आपको बराबर कर दी चुकी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी। ये आपको सिक्योरिटी देती है, बहुत प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए फिर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी में और बिटकॉइन वगैरह में होता है। ये तो किसी और क्लास में समझाएंगे, स्टॉक मार्केट बिटकॉइन वगैरह वगैरह, ये थोड़ा ऊंची है। तो आप पीएफ अकाउंट समझ गए, लोग इसको भी पीएफ ही कहते हैं क्योंकि ये पीपीएफ है, पब्लिक के लिए है, इसे भी लोग पीएफ ही कहते हैं। तो ये पीएफ मतलब समझ गए ना, भविष्य का जो पैसा होता है। इसके अलावा एक ग्रेच्युटी होती है, उसको समझते हैं। देखिए ग्रेच्युटी का मतलब होता है बोनस का पैसा जो पुराने कर्मचारियों को दिया जाता है, ग्रेच्युटी उसे बोलते हैं। जो भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, किससे ज्यादा कर्मचारी, 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें एक बोनस यानी ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। ये नियम 1972 में लाया गया था, लेकिन ये सबको नहीं दिया जाता है। जो कर्मचारी एक ही कंपनी में बिना मतलब बीच में इन्हें कि 6 महीना दूसरे कंपनी में चल गए, एक ही कंपनी में अगर कोई कर्मचारी 5 साल या उससे ज्यादा काम कर दिया है तो वो आपका भरोसेमंद है, पुराना है और आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा वर्कर है, यानी थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो ऐसे इंसान को बोनस पैसे दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कितना पैसा, तो साल जब खत्म होता है तो उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, 15 डेज एक्स्ट्रा सैलरी पर ईयर। तो एक साल में 365 दिन का उसको सैलरी देते हैं। लेकिन अगर वो कर्मचारी 5 साल से पुराना, हालांकि गवर्नमेंट इसे 3 साल करने वाली है बहुत जल्दी, तो उसे आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी देना पड़ता है। यानी आप निकाल सकते हैं आधे महीने की सैलरी। अगर मान के चलिए कोई इंसान आपके साथ 6 साल से काम कर रहा है और उसको आप हर महीने सैलरी देते हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 माने महीने का सैलरी 20,000, तो 15 दिन का कितना हुआ, 10,000 हुआ ना जी। 15 दिन का तो देना है, 15 दिन का 10,000, तो उसको डेली 20,000 महीना देते रहिए। उसके बाद कहिए तुम बहुत पुराने हो, चलो साल का फर्स्ट खत्म हो गया, साल नया साल मुबारक, इस साल की सैलरी देंगे। 15 दिन का तुम्हारा 30 दिन का होता है 20,000, 15 दिन का लोगो 10,000 लोगो, ठीक है। हालांकि देखेंगे तो ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है जो आपकी बेसिक सैलरी दिए गए, उसके बाद जो डेयरिंग अलाउंस दिए गए हैं, महंगाई वगैरह का भत्ता, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर 15 से गुणा कर दिया जाता है, फिर कितने टेन्योर, कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, 6 साल 7 साल 10 साल, और उसमें 26 दिनों से भाग दे दिया जाता है। क्योंकि ग्रेच्युटी निकालते समय महीने को 26 दिन का ही रखा जाता है, संडे हटा के रख दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए कि कोई आदमी है जिसकी सैलरी है 40,000 रुपया,
और 12,000 रुपया उसको डीए मिल रहा है, यानी टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, सैलरी प्लस डीए मिला के 52,000 रुपया। तो ग्रेचुटी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़े हैं तो 52,000 रुपया यहाँ लिख देते हैं, 52,000 गुड़े कितना दिन का सैलरी देना है, तो 15 से यहाँ गुड़ा कर देते हैं। मान के चलिए यह व्यक्ति 10 सालों से काम कर रहा है, इसका टेन्योर यहाँ कितना लिख देते हैं, 10 साल, बटा कितना से भाग देना है, 26 से। जब आप 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी 52, यहाँ हो जाएगा 2,000, यहाँ कितना हो जाएगा 2,000, बस यहाँ। तो इस तरह देख रहे हैं आप, इसका 10 साल का टोटल ग्रेचुटी आ रही है 3 लाख रुपए। तो हर साल का 10 साल का ना जी, हम तो यहाँ 10 साल निकाल दिए ना टोटल टेन्योर का, कि 10 सालों में इसे ग्रेचुटी के रूप में 3 लाख, तो हर साल इसे ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, तो 10 साल का 3 लाख है तो हर साल का 30,000 रुपया। तो इस प्रकार इसे ग्रेचुटी मिलेगी। तो ये एक प्रकार का क्या चीज